हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पार्लियामेंट का फर्स्ट सेक्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम राज्यसभा पढ़ेंगे। राज्यसभा के बाद लोकसभा और फिर पार्लियामेंट के अंदर जितने भी सेशंस होते हैं, जो मोशंस होते हैं, उन सबको कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे परचम का एक नया इनिशिएटिव बताना चाहती हूँ, करंट अफेयर रफ्तार। इसके अंदर क्या होगा, जनवरी से जून 2023 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उनकी हेडलाइंस आपको मिलेंगी, यानी क्विक रिवीजन में आपको मदद मिलेगी। उन हेडलाइंस में क्या क्या कवर किया जा रहा है, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ओबिचुरी, स्टेट न्यूज, साइंस, टेक एंड डिफेंस, नेशनल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, इंडेक्स एंड रैंकिंग, इन सब चीजों को कवर किया जा रहा है। और एज यू नो कि एसएससी जनरल अवेयरनेस के कोर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, किसी भी टीचर का इंडिविजुअल कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो ऑलरेडी प्राइस रिड्यूस्ड हो चुके हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी जाके उनको एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज राज्यसभा। अब देखो, इंडिया का जो मॉडल है, इंडिया का मॉडल वेस्टमिंस्टर मॉडल है। इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम वेस्टमिंस्टर मॉडल है। वेस्टमिंस्टर का मतलब क्या होता है? वेस्टमिंस्टर एक प्लेस है इंग्लैंड के अंदर जहां पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट इस्टेब्लिश्ड है। अब हमने भी क्या किया हुआ है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से ही अपना मॉडल लिया हुआ है। जैसे वहां पे दो हाउस हैं, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा लोकसभा है। वहां हाउस ऑफ लॉर्ड है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा राज्यसभा है। वहां मोनार्की है तो किंग या क्वीन बैठेगा, अपने यहाँ पे रिपब्लिक है तो अपने यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं। तो हमने यूं का यूं उनका बाई कैमरलिज्म अपने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, जिसकी वजह से हम भी अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल कह रहे हैं। ठीक है, हम भी अपनी पार्लियामेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल पे आधारित कहते हैं। तो अब जो ये राज्यसभा है, ठीक है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। राज्यसभा, इसको हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट, या आप अपर हाउस भी कह देते हैं उसको, अपर हाउस भी कह देते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट भी कह देते हैं। अब एक एक करके सारी बात इसके बारे में समझनी है कि कौन लोग यहाँ पे बैठते हैं, कौन उनके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने लोग राज्यसभा में बैठ सकते हैं। देखो क्या होता है, 238 पर्सन जो हैं, 238 मैक्सिमम 250 लोग जो हैं यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, 250 लोग, 238 लोग जो हैं वो आपके स्टेट और यूटी से होंगे, स्टेट और यूटी से होंगे। और 12 लोग जो हैं इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, इनका इलेक्शन नहीं होगा, इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। किस किस आधार पे? किस किस आधार पे? अगर कोई आर्ट में बहुत निपुण है, अगर कोई साइंस में बहुत निपुण है, अगर कोई लिटरेचर में बहुत निपुण है, या फिर कोई सोशल सर्विस के अंदर बहुत निपुण है, इस आधार पे प्रेसिडेंट इन 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। 238 लोगों का इलेक्शन होगा, इनका इलेक्शन होगा, स्टेट और यूटी से ये आएंगे, इनका इलेक्शन होगा। तो इनका इलेक्शन कैसे होगा? अब इनके इलेक्शन की बात करें तो इनका इलेक्शन कैसे होगा? इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब आप या मैं इनके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? जिस स्टेट के अंदर जितनी जनसंख्या है, जिस भी स्टेट के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, उसी पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यसभा की सीटें एलोकेट होती है। जितनी भी सीटें हैं उसी हिसाब से इनकी सीटें एलोकेट होती है, जितनी भी पॉपुलेशन है। जिस राज्य में कम जनसंख्या है उनके राज्यसभा की सीटें कम पाएंगी, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उनके राज्यसभा में ज्यादा सीटें एलोकेटेड होंगी। तो इस हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, मैम इनके इलेक्शन में हिस्सा कौन लेते हैं? इनके इलेक्शन में देखो हिस्सा कौन लेते हैं, आप अपने यहाँ पे हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर स्टेट की एक विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसके एमएलएज आप चुनते हो, जिसके एमएलए आप लोग वोट करके एमएलए बनाते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, विधायक बनाते हो। ये एमएलए फिर राज्यसभा के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन में हिस्से का मतलब ये है, राज्यसभा के इलेक्शन में वोट देंगे, वोट देंगे ये राज्यसभा के इलेक्शन में। आप या मैं वोट नहीं देंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा के अंदर। अब आपके दिमाग में अगला सवाल यह आ सकता है कि मैम इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा? कोई व्यक्ति राज्यसभा का अगर मेंबर बनना चाहता है तो उसको क्या क्या योग्यताएं, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन है। पहला क्वालिफिकेशन तो ये है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए,
भारत का नागरिक। दूसरा क्वालिफिकेशन ये है उसकी 30 इयर्स की एज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो, 30 साल की उम्र उसकी पूरी हो चुकी हो, वो ही यहाँ पे मेंबर बन सकता है। ठीक है। तीसरा क्या है, उसके पास और कोई लाभ का पद ना हो, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। अगर आपने ये चीजें प्रूव कर दी, ये आपके आर्टिकल 80 के अंदर गिवन है सब कुछ। ठीक है। आर्टिकल 80 पूरी राज्यसभा के बारे में बताती है। ये तीनों पूरी कर दी तो पार्लियामेंट कुछ अपनी शर्तें भी बताता है। पार्लियामेंट क्या कहता है कि आप जिस स्टेट से आप राज्यसभा के मेंबर बनते हो, जिस स्टेट से आप राज्यसभा के मेंबर बनते हो, भाई मान लीजिए आप हरियाणा के राज्यसभा मेंबर हो, आप गुजरात के राज्यसभा मेंबर हो, तो आपको उस राज्य के इलेक्टोरल लिस्ट में होना पड़ेगा। मतलब उस राज्य के हिसाब से आपका वोटिंग आईडी कार्ड बना होगा, आप एक इलेक्टोरल, आप वोट देने के लिए इलिजिबल होने चाहिए उस राज्य में, तभी आप उस राज्य की राज्यसभा सीट से आ सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आप पूरी करते हो तो आप भी राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। ठीक है। इलेक्शन देख लिया कैसे होता है। अच्छा, कौन कराता है इनका इलेक्शन? इनका इलेक्शन करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो योग्यता देख ली, इलेक्शन देख लिया। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। अब जो भी व्यक्ति जीत जाएगा, जो भी यहाँ पे मेंबर बन जाएगा, मेंबर बनने के बाद अब उसका टेन्योर कितना होगा, कितने समय तक वो काम करेगा, उसका टेन्योर कितना होगा। देखो, राज्यसभा लोकसभा की तरह हर 5 साल में भंग नहीं होता। राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर होता है, ये हमेशा चलता रहता है। कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, परमानेंट चैम्बर है। ठीक है, परमानेंट चैम्बर है, ये कभी 5 साल 6 साल में ऐसे भंग नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर जो इसके होंगे, 1/3 मेंबर, वो जो 1/3 मेंबर होंगे वो रिटायर हो जाएंगे। वो 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे हर 2 साल के बाद, 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाएंगे। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि राज्यसभा का टेन्योर कितना है, आप कहोगे जी ये कॉन्टिन्यू परमानेंट चैम्बर है। लेकिन अगर राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल पूछ लिया जाए तो राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनका कार्यकाल 6 इयर्स हो जाता है। अगर हम रीजनिंग और क्वांट का यूज करके कैलकुलेट करें, हर मेंबर का 2 साल के बाद 1/3 मेंबर हट रहे हैं, 2 साल के बाद 1/3 मेंबर, तो हर मेंबर का 6 साल का कार्यकाल हो जाता है। राज्यसभा चलता रहेगा, एक बार में सारे मेंबर्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, 1/3 करके वो चेंज होते रहेंगे। जिस भी राज्य की सीट खाली हुई उसी राज्य से उनको भर दिया जाएगा। तो ये इनका टेन्योर होता है। ठीक है। अब राज्यसभा के अंदर इनका टेन्योर हो गया, इनको रिमूव करना है या इनके स्थान पे वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, अब वैकेंसी की बात करते हैं। ठीक है, वैकेंसी कैसे आती है राज्यसभा की सीटों पे? पहली चीज तो अगर किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, अगर कोई मर जाए। दूसरा, अगर कोई अपनी मर्जी से रिजाइन कर दे। अब आप कहोगे जी ये रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये रेजिग्नेशन देंगे अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है इनका? राज्यसभा का चेयरमैन। राज्यसभा का चेयरमैन इनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। ये इस चेयरमैन को अपना इस्तीफा, अपना रेजिग्नेशन देंगे। ये कौन होते हैं? ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तीसरा, अगर ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, अगर ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो भी इनकी सीट वैकेंट हो जाएगी। चौथी बात, अगर ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो क्या होगा? ये वहां के चेयरमैन तो बन जाएंगे, पर एज यू नो कि राज्यसभा के चेयरमैन जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो अगर ये राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, तो भी इनकी मेंबरशिप हट जाएगी। पांचवी चीज, अगर ये लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं, लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं तो इनको राज्यसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी। ये वैकेंसी है, किस किस केस में इनकी सीटें जो है वो वैकेंट होगी। अब इनकी सीट वैकेंट होगी, कोई नया व्यक्ति जो है वो आएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 2021 में आया था, तो अगर मैं 6 इयर्स के हिसाब से देखूं तो उसका टेन्योर 2027 तक होगा। पर मान लीजिए 2024 में ही उसकी डेथ हो जाती है, 2024 में ही उसकी डेथ हो जाती है।
अब जो नया व्यक्ति आएगा वो केवल 3 साल के लिए काम करेगा 2027 तक, ऐसा नहीं है उसका 6 इयर्स फिर से शुरू होंगे, वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये राज्यसभा के व्यक्ति, राज्यसभा के लोगों के बारे में हमने बात की। एक बार स्लाइड्स पे मूव करते हैं, फिर हम इसके चेयरमैन की बातें करेंगे। ठीक है, स्लाइड क्या कहती है कि पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, मतलब कि यहाँ पे कानून बनते हैं, इसलिए लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। वेस्टमिंस्टर मॉडल है, मैंने आपको बताया। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 से 122 में आएगा, पार्ट 5th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन सब कुछ कवर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, हमारी संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को भी इसका भाग मानते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, बिना प्रेसिडेंट के साइन के वो कानून बन ही नहीं सकती, वो पूरी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हम प्रेसिडेंट को, लोकसभा को और हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा, इन तीनों को हम पार्लियामेंट का हिस्सा मानते हैं। 1954 में इनके हिंदी नेम राज्यसभा और लोकसभा अडॉप्ट किए गए थे। पहले इनको काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल ही कहते थे, लेकिन 1954 में इनके हिंदी नेम जो है वो अडॉप्ट किए थे। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते, ये बात मैंने आपको प्रेसिडेंट में बता दिया। आर्टिकल 79 में बताया हुआ है कि हमारे 3 ऑर्गन होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, 238 स्टेट और यूटी से, और 12 लोग जो है वो नॉमिनेट होते हैं। ये आपको राज्यसभा दिखाई दे रही है, यहाँ पे चेयरमैन बैठेंगे, ठीक है, यहाँ पे पूरे पार्टी वाले लोग बैठेंगे, मेंबर्स बैठेंगे, और ये एक पैनल होता है राज्यसभा का, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो ये रेड कारपेट वाला राज्यसभा होता है। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 238 में से भी क्या होता है, 238 स्टेट और यूटी के होते हैं ना, इस 238 में से भी 229 मेंबर्स तो स्टेट के होंगे, 4 मेंबर यूटी के होंगे। ठीक है, 4 मेंबर यूटी के होंगे और 12 तो नॉमिनेट प्रेसिडेंट के द्वारा किए ही जाते हैं। ठीक है, अब जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो उनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से होता है, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के यूटी के बंदे होंगे, क्योंकि इन 3 यूनियन टेरिटरी की खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, किस किस बेस पे, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आर्ट का, लिटरेचर का, साइंस का या सोशल सर्विस का। सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, ये मैंने कुछ सीटें बताई हुई है कि जैसे आंध्र प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा तो 11 मेंबर्स है राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की तरफ से। गोवा बहुत छोटा सा है तो 1 ही मेंबर है गोवा की तरफ से। तेलंगाना में 7 मेंबर हैं, असम के 7 मेंबर हैं, बिहार के 16 है, झारखंड के 6 है, हरियाणा के 5 है, केरल के 9 है, मध्य प्रदेश के 11 है, छत्तीसगढ़ के 5 है, तमिलनाडु के 18 है। आपको कमेंट सेक्शन में अपने अपने स्टेट के राज्यसभा के मेंबर्स बताने होंगे कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और उसके राज्यसभा मेंबर कौन है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन क्या होगा, ये डिसॉल्व तो कभी होता ही नहीं, ये एक परमानेंट हाउस है, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, ये बातें हमने की, यानी हर मेंबर का 6 इयर्स का टेन्योर होता है। वैकेंट सीट जो है वो फिर फिल कर दी जाती है। ठीक है, वैकेंट सीट फिल कर दी जाती है। ये सब बातें हम कर चुके। 238 इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद इस आर्टिकल 80 के अंदर यही सब बातें गिवन है। मैं बस आपको ये बताना चाह रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 80 में ये बातें लिखी हुई है। ठीक है, अब इसकी वैकेंसी कब कब आएंगी, वैकेंसी अगर ये प्रेसिडेंट बन जाए, अगर ये लोकसभा के लिए इलेक्ट हो जाए, अगर इनकी डेथ हो जाए, अगर ये रिजाइन कर दे और अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, ये किसी कानून का उल्लंघन कर दे और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो भी इनको अपना पद त्यागना पड़ेगा। जो न्यूली इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर आएगा वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए आएगा, पूरे 6 साल के लिए नहीं आएगा। ये बात भी मैंने आपको समझा दी, तो स्लाइड्स में आपको ये बात यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए, ओथ और एफर्मेशन लेनी पड़ेगी उसको, किसके सामने, इनको शपथ कौन दिलाता है, या तो इलेक्शन कमिश्नर आएंगे या इलेक्शन कमिश्नर अपने बिहाफ पे जिस भी व्यक्ति को भेजेंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे, और इनकी कंप्लीट एज 30 साल हो जानी चाहिए। अब पार्लियामेंट ने अपनी कुछ और शर्तें रख दी 1951 में।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग इनके पास कुछ और शर्तें क्या है कि ये उस स्टेट के इलेक्टर होने चाहिए जिस स्टेट के ये मेंबर बनना चाह रहे हैं। गुजरात का व्यक्ति हरियाणा, गुजरात में की इलेक्टोरल लिस्ट में है और वो हरियाणा के राज्यसभा मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे पार्लियामेंट ने बताई है। अब इसके चेयरमैन की बात करते हैं, यानी इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करते हैं। राज्यसभा के अंदर देखो एक चेयरमैन होगा, ठीक है, और एक वाइस चेयरमैन होगा। एक चेयरमैन या मैं कहूं एक डिप्यूटी चेयरमैन होंगे। डिप्यूटी चेयरमैन, जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और जो ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होंगे, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ठीक है, ये चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। डिप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होंगे। तो ये राज्यसभा के अंदर से ही एक व्यक्ति को डिप्यूटी चेयरमैन बनाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बात? फिर इनके नीचे एक पैनल होता है, पैनल ऑफ 6 मेंबर्स। मान लीजिए किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट अपनी चेयर पे नहीं है, तो उनका सारा काम ये डिप्यूटी चेयरमैन संभालते हैं। और चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन दोनों ही एब्सेंट हैं, तो प्रेसिडेंट इन 6 मेंबर में से किसी एक को उस पद पे बिठा देंगे कुछ समय के लिए कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी के लिए आपको संभालनी है। ठीक है, तो बताया हुआ है कि चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ठीक है, ये फेडरलिज्म को दिखा रहे हैं। आप चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर को क्यों नहीं, मतलब किसी राज्यसभा के मेंबर को ही चेयरमैन क्यों नहीं बनाया जाता? इसकी वजह यह है जो राज्यसभा का मेंबर होगा वो किसी ना किसी स्टेट से तो बिलोंग करेगा, और जो चेयरमैन होता है वो आपको किसी भी स्टेट से बिलोंग नहीं करवाना, क्योंकि अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करेगा तो वो अपने ही राज्य की बातें सुनेगा। ठीक है, वहां बायसनेस आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको, कोई नॉन मेंबर ही वाइस प्रेसिडेंट बनता है। डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर होता है और राज्यसभा के ही मेंबर्स में से एक को डिप्यूटी चेयरमैन बना दिया जाता है। पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, 6 मेंबर्स का ये पैनल होता है। ठीक है, जब दोनों ही एब्सेंट हैं, चेयरमैन भी और डिप्यूटी चेयरमैन भी, उस वक्त प्रेसिडेंट इन डिप्यूटी चेयरमैन को इस पैनल में से किसी एक व्यक्ति को वहां पे बिठा देते हैं। डिप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं उनमें राज्यसभा के मेंबर्स में से ही किसी एक व्यक्ति को इलेक्ट कर दिया जाता है कि तुम डिप्यूटी चेयरमैन बनोगे। ठीक है, जब डिप्यूटी चेयरमैन को ऑफिस वैकेंट है तो उसकी वैकेंसी फिल की जाती है। ठीक, 3 केसेस में डिप्यूटी चेयरमैन का पद खाली होगा। किस किस केस में? अगर उसकी राज्यसभा की मेंबरशिप ही चली जाए तो वो चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन भी नहीं रहेगा। अगर वो अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को दे दे, मतलब कहने का क्या है, देखो वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। लेकिन जो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को यानी वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, इस बात को याद रखोगे। और अगर डिप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करना है तो 14 दिन का एडवांस नोटिस देके राज्यसभा में मेजॉरिटी से इनको रिमूव कर दिया जाता है। ज्वाइंट सेशन जब भी होगा, समझना बात को, जब भी ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन क्या होता है? कभी कभी कुछ बिल ऐसे होते हैं जो अड़ जाते हैं, लोकसभा पास नहीं कर रहा, कभी राज्यसभा पास नहीं कर रहा, तो दोनों को इकट्ठा बैठा के काम करवाया जाता है, जिसको ज्वाइंट सेशन कहा जाता है। तो इस ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है, इसकी सम्मन कौन करता है कि भाई आ जाओ ज्वाइंट सेशन करना है? प्रेसिडेंट इनको बुलाएंगे। लेकिन इस सेशन के ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, वो कौन होंगे? वो लोकसभा स्पीकर होते हैं। लोकसभा के स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, जो इस सेशन को हेड करेंगे। इनकी एब्सेंस में डिप्यूटी स्पीकर आएंगे। अगर ये भी एब्सेंट है तो डिप्यूटी चेयरमैन आएंगे। कभी भी चेयरमैन ज्वाइंट सेशन को हेड नहीं करते। कौन आएंगे? डिप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन को क्यों कभी इसको हेड करने का मौका नहीं मिलता? क्योंकि चेयरमैन किसी भी सदन का मेंबर नहीं है। तो जो एक नॉन मेंबर है वो कैसे इसको हेड कर सकता है, कैसे इसको लीड कर सकता है? तो इसलिए लोकसभा स्पीकर इसके हेड होंगे, वो नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर, वो भी नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन इसको लीड करेंगे। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के? कोरम को मेंटेन करना। कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू स्टार्ट अ मीटिंग। कम से कम इतने लोग होने चाहिए किसी भी मीटिंग को शुरू करने के लिए, उसको कोरम कहते हैं। तो 1/10 मेंबर होते हैं, वो कोरम पूरा, कम से कम 1/10वें लोग तो होने ही चाहिए। ठीक है,
ये बिजनेस राज्यसभा में क्या काम होगा क्या नहीं होगा वो सारा काम यही देखते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी, देखो पार्लियामेंट्री बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, एस्टिमेट कमेटी बनती है, परमानेंट अकाउंट कमेटी बनती है, बहुत सारी कमेटीज बनती है, लाइब्रेरी कमेटी है, बहुत सारी कमेटी है। उन कमेटी में लोकसभा के भी मेंबर होते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं। जो मेंबर राज्यसभा से होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम भी चेयरमैन का होता है। तो ये सारी बातें राज्यसभा के बारे में हमने की। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, थोड़ा सा हटके है। पहले हम 21 साल की उम्र में वोट दे पाते थे, लेकिन आज के दिन हम 18 साल की उम्र में वोट दे पाते हैं। तो सवाल यह है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारी वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई है? 42वें से, 44th से, 61st से या 86 से? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर मिल जाना चाहिए और उम्मीद करती हूं आपको ये आंसर आता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।